मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, फंक्शन के अंदर आज हम स्टडी करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब आप कोई भी नंबर देखते हैं, जैसे कोई नंबर आपने लिया x इक्वल टू 3.25, तो देखिए ये दो पार्ट से बना हुआ है, 3 और प्लस का 2.25। ठीक है जी। इसी तरीके से एक नंबर आपने y ले लिया जो कि माइनस का 3.25 ले लिया, तो हम इसको माइनस का 4 प्लस का 0.75 ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ हमने क्या किया कि इस नंबर x को, एक तो हमारे पास ये कंप्लीट नंबर आया और एक ही इसका फ्रैक्शनल पार्ट आया। ठीक है जी। अब इसके अंदर यहाँ जब आपने y लिया तो y के अंदर आपके पास ये कंप्लीट पार्ट आया और ये आपका डेसिमल वाला पार्ट आया। तो हम क्या चाह रहे हैं कि डेसिमल वाला जो पार्ट है वो आपका पॉजिटिव रहे। तो हमने अब इसको ऐसे डिफाइन किया कि जो x का इंटीग्रल पार्ट एक तरीके से वो 3 है। ये डेफिनेशन मैं आपको भी रफ साइंस में बता रहा हूँ, अभी डिटेल में बताएंगे। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 3 और 4 के बीच में, ये नंबर आपका 3.25 लाइज करता है। तो जिन इंटीजर के बीच में लाई करेगा वो नंबर आपको इसकी वैल्यू देनी है। इसी तरीके से माइनस का 3 और माइनस का 4। अब माइनस का 3.25 यहाँ आएगा नंबर, तो ये आपका इसके लेफ्ट वाला जो इंटीजर है वो आपका -4 है। ये बेसिक डेफिनेशन की जानकारी आपको पहले से है। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कहने का मतलब क्या है, ये क्या शो करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि x या x से छोटे जितने भी इंटीजर्स यहाँ मौजूद हैं, अब उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो वो चीज़ आप यहाँ देखिए, ऊपर हमने 3.25 लिया था, तो 3.25 से छोटे जो इंटीजर्स थे वो 3, 2, 1, 0 अनंत थे, और उनमें सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो हमारा क्या है, 3 है। तो ये हमें वैल्यू क्या देगा, 3 देगा। अब हमने इसको जनरल सेंस में देख लिया कि जिन इंटीजर के बीच में लाई करता है उसके लेफ्ट वाला इंटीजर हमारा आंसर होगा। ये हमारा न्यूमेरिकल वर्क हो गया। तो डेफिनेशन में न्यूमेरिकली करने में ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो नंबर ऊपर हमारा है माइनस का 3.25, ये नंबर हमारा कहाँ लाई कर रहा है जी, -4 से -3 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसके लिए इससे छोटे, इस नंबर से छोटे जितने भी इंटीजर हैं, -4, -5, फिर माइनस का 6, ये भी अनंत तक जाएंगे। उनमें से सबसे बड़ा कौन है जी, -4 है। तो ये हमने डेफिनेशन बना ली लेफ्ट वाली, कि हम जिन इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है उसके लेफ्ट वाला नंबर उठा लेंगे और वो हमारी फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी। अब हम इसको y इक्वल टू fx की फॉर्मेट में डिफाइन कर लेते हैं इस प्रकार से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसको रखेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ दो चीज़ें आपके सामने आएंगी कि हमारा अगर x इंटीजर ही हो जाए, अगर x बराबर हमारा 5 ही हो जाए, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 या 5 से छोटे, तो सब 5 भी इंक्लूड है, तो सबसे बड़ा नंबर 5 ही हो जाएगा। ठीक है जी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो हमारा x था वो बिलोंग कर रहा था सेट ऑफ इंटीजर को। दो ही केस आएंगे, ये इंटीजर को बिलोंग करेगा या इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा। अब देखिए, इस फंक्शन के लिए जो आपका डोमेन है, डोमेन में जो x है वो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसलिए R हमारा डोमेन आएगी और रेंज में सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास रहेंगे। ठीक है जी। क्योंकि नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमें इंटीजर तो इसमें फाइंड आउट ही करना है। क्लियर होगी बात आपको ये। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वो हमारा लेस देन इक्वल टू x होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वालिटी पे। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। एक ये कंडीशन हो गई आपके पास जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात देखिए, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब एक बात जनरली समझिए, किताब में जब ये लिखा हुआ होता है
तो चीज़ों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हम यहाँ पे शुरू करते हैं 0 से 1 के बीच में। जब 0 से 1 के बीच में होगा तो वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाला देगा 0 देगा। जब आपकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 देगा। जब आपकी वैल्यू यहाँ 0 से छोटी होगी, -1 से बड़ी होगी, तो वैल्यू आपकी -1 आएगी। अब ये हमारे पास क्या है, y बराबर लाइन है। ठीक है जी, यहाँ हम इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, ग्राफ भी पढ़ेंगे। जब हमारा x जो है वो किसके बीच में है, x पे ध्यान दीजिए आप। यहाँ जो x हमारा है जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो y की जो वैल्यू आएगी y बराबर 0 आएगी। और y बराबर 0 हमारे पास क्या होती है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने इसका डार्क कर दिया है और यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब 1 से जब 2 के बीच में आएगी तो y बराबर 1 की लाइन पूरी बड़ी बनेगी ऐसे। लेकिन हमें कौन सा पार्ट चाहिए जो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे ओपन है। बाकी सब पार्ट को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्टेयर्स वाला ग्राफ बनेगा, इस तरीके से बनता रहेगा। 2 से 3 के बीच में ये वैल्यू आपकी 1 है, फिर यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 आएगी। तो 2 से 3 के बीच में ये ग्राफ आपका यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है जी, यहाँ इस तरीके से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लियर होगी बात आपको ये। तो बेसिकली, और जब आपके पास 0 से -1 के बीच में होगा तो यहाँ पे -1 वाली जो लाइन है उसका ये वाला हिस्सा काम करेगा केवल, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपका ब्लैंक रहेगा। राइट हैंड साइड पे क्या रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा। ये फिल नहीं है, ब्लैंक है आपका। क्लियर होगी बात आपको ये। तो एक तरीके से जब स्टेयर्स बनाते हैं आप, इस तरीके से सीढ़ियाँ जब आप चढ़ते हैं तो ये वाला पार्ट हमें ऑब्टेंड हो रहा है। इस तरीके से हम इसको याद रख पाते हैं। ठीक हो गया जी, ग्राफ आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या शो करती है कि जो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो x -< x की प्रॉपर्टी तो मैंने आपको ऊपर बताई थी, और ये कह रहा है कि x -1 से बड़ा होगा। ठीक है जी, तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे 3.25 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालते हैं वो तो नंबर 3 आएगा। तो 3.25 से तो बड़ा होगा, और यहाँ से हम जब 1 माइनस करेंगे तो 2.25 आएगा। तो 2.25 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है जी, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड हो सकती है। क्लियर, क्योंकि इस इंटीजर से पीछे हम नहीं जा सकते। केवल इस इनइक्वलिटी से, इसको सिखाने का मकसद क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपके इसी वाले मेथड से होंगे। इस प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है जब आप लिमिट पढ़ते हैं तब। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब यहाँ पे अगर किसी नंबर में आपका n जुड़ा है, n क्या है, आपका इंटीजर है, तब ये प्रॉपर्टी क्या आएगी, आपका x अलग हो जाएगा और ये n बाहर आ जाएगा। अब ये n बाहर कैसे आया, इसको आप एक काउंटर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपने 3.24 ले लिया और प्लस यहाँ पे 7 किया। ठीक है जी, तो बेसिकली यहाँ पे अंदर क्या आ गया, 10.24 हो गया। तो हमारा उत्तर क्या आया जी, 10 आया। अब हम क्या करते हैं, 3.24 को अलग ले लेते हैं और 7 को आप बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 + 7 = 10 हमारा वही आंसर आएगा जो हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी से भी कुछ क्वेश्चन आपके सोल्व आउट होंगे। ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चंस में काम आएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब देखिए, हम स्टडी करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में आप क्या देखते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर 2 पार्ट का सम होता है। तो ये जो मैंने लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलते हैं। जैसे y बराबर 2.7 आपने लिखा, ठीक है जी, x बराबर लिख लीजिए, y बराबर लिख लीजिए। चलो मैं यहाँ इसको x बराबर लिख देता हूँ। तो 2 + 0.7 आ गया। तो ये जो पार्ट है आपका जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है जी, 1 के बराबर नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर हमारा नंबर x -2.3 होगा तो हम इसको -2 और -0.3 लिखेंगे। अब यहाँ पे -3 और +1 कर लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, जिससे ये जो पार्ट हमारे पास था, ये जो डेसिमल वाला पार्ट था, ये हमारे पास क्या हो जाए, पॉजिटिव साइंस में आ जाए। ये हमारा 0 से 1 के बीच में आना चाहिए।
ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से। अदरवाइज चीज़ें कन्फ्यूज में रहती, कहाँ नेगेटिव रहना है और कहाँ हमें पॉजिटिव लेना है, इस वजह से। ठीक है जी। अब इसका जो ये जो फंक्शन बना हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, इसकी स्टडी मैंने अभी आपको कराई थी। एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले जब फंक्शन पढ़ते हैं तो बात करते हैं डोमेन की। तो देखिए x यहाँ पे आप कुछ भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा डोमेन तो क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। अब इसकी जो रेंज रहेगी, वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ कहाँ से आएंगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। 1 पे ओपन रहेगा, 0 पे क्लोज रहेगा। क्लियर होगी बात आपको ये? तो आपने डोमेन पढ़ ली, रेंज पढ़ ली। उसके बाद आप क्या देखेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब आपके पास नंबर 0 से 1 के बीच में होगा तो ये वैल्यू हमारे पास x ही आएगी, क्योंकि हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 1 से बड़ी हो गई और 2 से छोटी हो गई, जैसे आपने x बराबर ले लिया 1.9, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालने के लिए जनरली मुझे 1.9 माइनस 1 करना पड़ेगा एक तरीके से। तो यहाँ पे तभी हमारा 0.9 उत्तर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x माइनस 1 करेंगे। इसी तरीके से तो ये चीज़ बुक में डायरेक्ट लिखी रहती है, तो ये चीज़ हमें कई बार समझ में नहीं आती। यहाँ आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। अब थोड़ा वापस घूमते हैं जी पीछे की तरफ। ये वैल्यू 0 से छोटी है, -1 से 0 के बीच में है, तब आप क्या करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, माइनस किया था, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस करने से उत्तर आएगा। जैसे मैं x को ले लेता हूँ माइनस का 0.2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस के 0.2 में प्लस का 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये जो क्वांटिटी है आपके पास, इसको पॉजिटिव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 -1 कर लेते हैं, इसमें माइनस का 0.2 और +1 -1 कर लेते हैं। ठीक है जी। तो 1 में से घट के कितना आएगा, ये आपका, इस 1 को आप लेंगे, 1 में से -0.2 करेंगे तो -1 + 0.8 आपका उत्तर आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ा, तो सीधा सीधा ये कहें कि हमने यहाँ क्या किया, माइनस के 0.2 में प्लस का 1 कर लिया, तो उत्तर हमारे पास 0.8 आया। ये बात मैंने यहाँ पे इस तरीके समझाई है, तो ये दोनों चीज़ें क्या आ गई, बराबर आ गई। ठीक है जी। इसलिए यहाँ हम प्लस कर रहे हैं। लग रहा उल्टा है कि जब 1 से बड़ा है तो यहाँ माइनस करना है, ध्यान से देखिए, और जब यहाँ माइनस में है तो प्लस का 1 करना है। ठीक है जी। यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ जिससे आपको क्लियरेंस आ जाए। अब यहाँ मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई पड़े कि ये हमें क्या लेना है, आपको ये ऑपरेट करना है। अब इससे हम क्या बनाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए जो हमने लाइन यहाँ पे ली है, उन लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब आपके पास x की जो वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यूज़ आपके पास 0 से 1 के बीच में है, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, x है। 0 से 1 के बीच में ये जो y इक्वल टू x की जो लाइन है ऐसे बनेगी, लेकिन हमें 0 से 1 के बीच में देखना है ये वाला पार्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे लाई करेगा, 0 पे क्लोज है, तो ये पार्ट यहाँ तक आएगा और यहाँ पे ओपन सर्किल आएगा। ऐसे ही जब आप जब आपका x 1 से 2 के बीच में होगा तो y इक्वल टू mx + c, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो m इसकी 1 है और c इसका -1 है, तो -1 यहाँ आएगा। तो ये लाइन बेसिकली ऐसी चलेंगी। ठीक है जी। लेकिन ये हिस्सा हमारा कोई काम का नहीं है, हमारा हिस्सा केवल वो काम का है जब x हमारा 1 से 2 के बीच में है, तो ये पार्ट बनेगा इसका। इस तरीके से ये पार्ट आपके घटते चल जाएंगे। और यहाँ ऊपर देखिए -1 से 0 के बीच में मैंने एरो का साइन लगाया है, वहाँ पे x + 1 है, तो वहाँ पे आपका ये 1 आएगा। ये हमारे पास क्या रहेगी, 0 से 1 के बीच में इसकी रेंज रहेगी। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, इस तरीके से। तो बेसिकली बुक्स के अंदर जो ग्राफ आपका है वो सीधा बना हुआ होता है, इस तरीके से आपका ग्राफ ऐसे बना हुआ होता है। तो बेसिकली जनरेट कहाँ से हुआ, जो हमने इक्वेशंस बनाई हैं ऊपर, वहाँ से जनरेट हुआ इस तरीके से। ठीक है जी। ये तो मैंने रफ ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे इंटीजर्स के ऊपर ये क्या होता है, ब्रेक होता है। तो इस ग्राफ में मैंने डोमेन और रेंज आपको बता दी थी। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछेगा,
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आएंगे हमारे पास, x बिलोंग्स टू z आएंगे। सभी z पे फंक्शन हमारा जो है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है। और यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, अदरवाइज ये डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर ये पूछे कि डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, तो r माइनस जेड में से सभी जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे वहाँ पे क्या होगा, ये कंटिन्यूस भी होगा और कंटिन्यूस होने के साथ ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तो चार चीज़ों की हमने स्टडी कर ली इस ग्राफ की। जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसकी हमने स्टडी कर ली है, ठीक है जी। अब अगर x बिलोंग्स टू हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, z की आएगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है जी। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि x बराबर हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यहाँ से आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे काम करना है तो x में से उसका इंटीग्रल पार्ट आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है जी। जब आपका x बिलोंग करेगा किसको, सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपके पास x में से, और x हमारे पास क्या है, इंटीजर, तो ये वैल्यू x आएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे जो आपकी अगर हम बुक्स के अंदर देखते हैं तो वो सीधी लिखी हुई होती हैं, उनके प्रूफ वहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं होते, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ x में हमने n ऐड कर दिया इसमें, तो ये बराबर हमारा किसके आएगा, x के ही आएगा। क्यों आएगा उसको बताते हैं, n बिलोंग्स टू क्या है, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो हमें यहाँ पे जब इसको प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, हमें डेफिनेशन एक ही याद है कि x में से उसका हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x घटा देंगे, ठीक है जी। x प्लस n रहेगा माइनस ये बचा हमारे पास। और अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, या मैं सीधा जी फंक्शन बोल देता हूँ, जी फंक्शन के अंदर अगर n हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है z को, तो ये जी फंक्शन अलग रह जाता है और n हमारा अलग हो जाता है। तो प्लस यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस n हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए दोनों फॉर्मूलों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर जी फंक्शन में n ऐड हो रहा है तो n हमारा बाहर आ रहा है, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में अगर n जुड़ रहा है, अगर यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, केवल x बचेगा। तो दोनों फॉर्मूलों में आपको ये जो डिफरेंस है ये पता होना चाहिए, कंपैरेटिव क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है जी। तो बेसिकली बुक्स में प्रूफ इनके कहीं पे मतलब कम जगह दिए गए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से छोटे छोटे प्रूफ आपको समझाएं तो वो आपको जल्दी समझ में आएंगे। अब देखिए हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि रियल लाइन पे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, जिसको हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इससे फ्रैक्शनल आपका जो जी फंक्शन है ये हमारे पास x है और ये इसका जी फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ पे इसका जी ऑफ फंक्शन में हमने +1 ऐड किया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये नंबर सपोज कीजिए आप क्या है, 3 है, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, ये हमारा 4 है। तो ये जितने भी नंबर हमारे पास आएंगे, ठीक है जी, तो इनके बीच में ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रहेगा और ये लंबाई हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से ये जो लंबाई हमारे पास है 3 से 4 के बीच में या इन दोनों नंबर के बीच में, ये हमारे पास कितनी है, 1 है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 या 0 से बड़ी होगी और हमारी 1 से छोटी होगी। तो ज्योमेट्रिकल रियल लाइन पे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात आपको। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ा रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि फ्रैक्शनल पार्ट्स की जब आप स्टडी करेंगे उससे पहले एक स्टडी आपको ये करनी पड़ेगी। दोनों फंक्शन ना मिक्स होकर चलते हैं, उसकी वजह क्या है कि x हमारा दोनों चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, आपका जी फंक्शन से और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से, ठीक है जी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि सेम नंबर का निगेटिव नंबर हमने ले लिया यहाँ पे जी फंक्शन के अंदर, तो क्या रिजल्ट हमारा आएगा, ठीक है जी, ये हमें देखना है। अब आप देखिए इसको हम फाइंड आउट करना है।
प्रूफ देखिए किस तरीके से करेंगे। ये हमारे पास, अब आपको ये जानकारी ऑलरेडी है कि जब हमारे पास x बिलोंग करेगा z से, इंटीजर से, तो दोनों वैल्यू प्लस माइनस होके कट जाएंगी। तो ये x और प्लस माइनस x होके ये वैल्यू हमारे पास शून्य हो जाएगी। अगर हमारे पास ये z को बिलोंग नहीं करता, अब यहाँ वैल्यू आप पॉजिटिव निगेटिव रखते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे माइनस x है, इसको रहने दीजिए, ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 आएगी। उसकी वजह आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि यहाँ आपने सपोज कीजिए 3.7 रख दिया और यहाँ माइनस का 3.7 रख दिया। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका 3 आएगा और यहाँ आपका जो नंबर आएगा माइनस का 4 आएगा। तो वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी, -1 बचेगी, जब x हमारा क्या है, इंटीजर नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव क्वांटिटी माइनस की ज़्यादा आती है, इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहता है हमारे पास, -1 रहता है। क्लियर हो गई बात आपको ये। अब देखिए मेथड सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर माइनस, अब x को हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये बाहर वाला जो ब्रैकेट है ये हमारा GI फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है जी, अब हम इस माइनस को अंदर ले जाते हैं और इस तरीके से लिख देते हैं। अब ये क्या हो गया, ये बिलोंग करेगा आपका इंटीजर्स को, z को बिलोंग करेगा। और इससे पहले हमने प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी कि जो इंटीजर होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये तो हमारे पास बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और उसके बाहर बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और माइनस का ये नंबर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये आपका किस में है, इंटीजर को बिलोंग करता है ये। अब इस नंबर को देखिए, इस नंबर की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। जब आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू -1 से और आपकी 0 के बीच में आ जाएगी। ठीक है जी, तो जब आप इस पे वैल्यू अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब इसको इधर ले आते हैं तो GI फंक्शन ऑफ x प्लस GI फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू रिजल्ट क्या बना मेरे पास, -1 बना। ठीक है जी, तो जो रिजल्ट मैंने ऊपर यूज किया था वो मैंने रिजल्ट आपको बता दिया यहाँ पे कि यहाँ वैल्यू आपके पास 0 आई थी, ये हमने अर्थमेटिक अप्रोच से किया था, ये वैल्यू -1 आई थी। यहाँ मेथड सेकंड के अंदर हमने इसको एल्जेब्रिक अप्रोच से करने का प्रयास किया है। अगर हमें यही कहा जाए कि नहीं, न्यूमेरिकली नहीं देखना, इस तरीके से नहीं देखना, आप इसको एल्जेब्रिकली प्रूव करके बताइए। ठीक है जी, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की नॉलेज की सहायता से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और x बिलोंग्स टू z के लिए तो आपको बता दिया मैंने, दोनों बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे x आपका बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आप x बिलोंग्स टू z लिखेंगे तो ऊपर वाला प्रूफ सेम रहेगा। इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास x ही रहेगी और ये वैल्यू -x रहेगी, तो वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये प्रूफ आपका कंप्लीट हुआ। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बुक्स में रिजल्ट अधिकतर लिखे रहते हैं, प्रूफ कम बुक्स के अंदर है, तो प्रैक्टिकली सीखना इसको जरूरी है। अब इसी को एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से अराइज होंगे। हालांकि आप क्या करेंगे, इसमें जो वर्किंग हमने की थी GI फंक्शन के ऊपर, अब उस वर्किंग को हम कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ऊपर। ठीक है जी, इसको हम एल्जेब्रिकली प्रूव करेंगे, न्यूमेरिकली तो आप देख ही सकते हैं, वो मैंने आपको लास्ट वाले आर्टिकल में बता दिया। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x है। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में इसको आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे -x प्लस GI फंक्शन ऑफ -x। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका x और -x, ये तो आपका 0 हो गया, और माइनस
यहाँ पे जो साइन है आपका माइनस का रहेगा, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमने x लिया है और यहाँ पे उसका जी फंक्शन आपको माइनस करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है। अब इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कॉमन आ गया और यहाँ पे आपका जी फंक्शन प्लस जी फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। अब इसका रिजल्ट मैंने आपको ही बताया था कि जी फंक्शन ऑफ x प्लस जी फंक्शन ऑफ माइनस एक्स को जब आप ऑपरेट करते हैं तो ये वैल्यू 0 आती है अगर x हमारा बिलोंग करता है z के लिए। अगर x z को बिलोंग नहीं करता है तो वैल्यू हमारे पास माइनस बनाती है, ठीक है जी, क्योंकि माइनस की क्वांटिटी न्यूमेरिकली बड़ी हो जाती है। तो इसका आप ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके दो केस खुल गए, माइनस हमारा बाहर है, अगर x बिलोंग्स टू z हमारे पास होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और x अगर हमारा z को बिलोंग नहीं कर रहा तो माइनस, ये जो माइनस हमारे पास है इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू +1 बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो गिवन आर्टिकल था उस आर्टिकल को प्रूव कर दिया। छोटे छोटे प्रूफ हैं, ठीक है जी, आप इनको सीख सकते हैं। सीखने के बाद क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपसे कोई इनकी रीजनिंग पूछता है या कोई प्रूफ पूछता है तो आपको माइंड में चीज़ें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहेंगी, आपको कन्फ्यूजन की कंडीशन वहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है जी। आप रेस्पेक्टिव आइडिया बताएंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम सोल्व करेंगे किससे, एक्स से और उसके जी फंक्शन से। इतनी बात भी आप कहेंगे एग्जामिनर को तो बात वो आपको, एग्जामिनर को वो बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे आगे आपको क्या देगा कि एक्स प्लस वाई, दो नंबर हमने ले लिए, एक्स और वाई कहाँ हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्या क्या रिजल्ट्स यहाँ बन सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर x के लिए क्या खुलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस उसका जी फंक्शन। इसी तरीके से y का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस y का जी फंक्शन। अब यहाँ पे जी फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या हैं, ये आपके पास इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये दोनों तो जी फंक्शन के अंदर रहेंगे और ये पार्ट आपके बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है। प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको कि अगर x में n और ऐड हो रहा है और ये n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर को तो ये n हमारा बाहर आ जाता है, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है जी। तो ये वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई। अब देखिए इसकी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। इसकी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आपकी 0 से 2 के बीच में लाई करेगी। दूसरी बात, यहाँ बाहर क्या अप्लाई हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इस पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू या तो आपके पास 0 आएगी या फिर आपके पास 1 आएगी, क्योंकि 2 पे ओपन है, क्लोज नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जब इसकी वैल्यू आप 0 रखोगे, इसकी वैल्यू आप 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वाई, ये आएगी। अब उसमें एक्स और वाई क्या क्या होंगे ये हमें जानकारी नहीं है, ये तो हमारे पास रहेगा ही, प्लस में हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो बेसिकली मेन चीज़ जो है इस कंसेप्ट के अंदर कि ये जो जी फंक्शन आपको शो हो रहा है, ये जी फंक्शन, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी फाइनली 0 से 2 के बीच में, तो वैल्यू अपनी 0 लेगा या 1 लेगा, क्योंकि बाहर हमारा जी फंक्शन इसके ऊपर लगा हुआ है। ये चीज़ एडिस रहेगी जो भी वैल्यूशन यहाँ पे आएगी। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए ये जो आर्टिकल है कि ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, या तो ये अलग अलग, दोनों का जी फंक्शन अलग अलग हो जाएगा, या दोनों का जी फंक्शन, ये डिपेंड करेगा एक्स और वाई के ऊपर कि वैल्यूज दोनों में किस तरीके से आएंगी, ठीक है जी। जब डेसिमल वाला जो पार्ट है, जब वो आपका 1 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे अगर वो बीच में रहेगी, उसमें 0 से 1 के बीच में रहेगी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है जी। तो डिपेंड करेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारा क्या वैल्यू हमें दे रहा है, वो 0 से जुड़ के 0 से 1 के बीच में आ रहा है या जुड़ के वो 1 से 2 के बीच में आ रहा है, तो वैल्यू 1 देगा या फिर 0 देगा, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आज का जो लेक्चर था, इसके अंदर हमने 2 चीज़ों की स्टडी करी है कि कोई भी नंबर
हमारा दो चीज़ों का सम होता है, जिसमें एक तो जीआई फंक्शन है यानी कि उसका कंप्लीट पार्ट और उसका डेसिमल वाला पार्ट। इस डेसिमल वाले पार्ट को हमने क्या माना, इसको क्या लिखा हमने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है जी। और इसको हमने जीआई फंक्शन, जीआईएफ भी लिख देते हैं इसको, ठीक है जी। और इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज की स्टडी करी। जो लेक्चर आपका ये है, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव लेक्चर चल रहे हैं। सब्जेक्टिव का मतलब हर चीज़ का प्रूफ आपको बताया जा रहा है। और इस सीरीज़ का नाम ही कोर कंसेप्ट सीरीज़ है, क्योंकि हर चीज़ आपको यहाँ पे नॉलेज के हिसाब से ओपन करके विद प्रूफ कराई जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से डेवलप हुई है। ऊपर आपको एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, टेलीग्राम ग्रुप के, ऐप का लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी मेन चीज़ क्या है, एक टेस्ट सीरीज रन कराई जाती है जिसमें कि आपके 200 टेस्ट होते हैं और लगभग 12,000 क्वेश्चन होते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपकी टीजीटी, पीईटी, सीयूईटी, जब आप 12th में पढ़ रहे होते हैं तब, या फिर आप टीईटी पीईटी का एग्ज़ाम देंगे तब वहाँ पे काम आएगी। आप एनडीए का एग्ज़ाम देंगे तब काम आएगी, ठीक है जी। तो आप ऐप पे जाएंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट टेक्निक के जो लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, उनके लिए कोर्स अलग से बनाया हुआ है कि आप 3 मंथ में अपनी तैयारी को पूरी कर लें। शॉर्ट टेक्निक से किस तरह चीज़ें होनी है, क्योंकि अगर हम डिस्क्रिप्टिव वे में जिस तरीके से हमने आपको ये लेक्चर कराया है, डेफिनेशन तो खैर वहाँ पढ़नी होती है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ की स्टडी आज हमने आपको कराई है, जैसा आप देख रहे हैं ग्राफ आपको एक बार याद हो गया, तो प्रॉपर्टीज़ को वहाँ हम सीधे याद कर लेते हैं। इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे से उसको नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब चीज़ें कंसेप्ट वाइज लाइन टू लाइन हमें चीज़ें ऑपरेट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनालिटिकल वर्क होता है, आपको चीज़ों को एनालिसिस करना होता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो ये जो प्रूफ है ये इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, मैथमेटिक्स को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब हेर फेर करके चीज़ों को एडजस्ट करके अपना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास जो हमें लाना है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। एक वनडे टेस्ट सीरीज़ है, एक आपकी, एक तो वनडे की टेस्ट सीरीज़ होती है, वनडे मैच होते हैं, एक आपके टेस्ट सीरीज़ वाले मैच होते हैं। तो दोनों का स्टाइल ही अलग अलग होता है प्लेयर्स का खेलने का। इसी तरीके से हमारे जो वनडे वाले एग्ज़ाम हैं, जो आपके टेक्निक बेस हैं, शॉर्ट टेक्निक बेस हैं, उनकी आप तैयारी कैसे करेंगे उसके लिए कोर्स अलग है। और जो हमने अब स्टार्ट की है कोर कंसेप्ट सीरीज़, ये आपका नॉलेज वाला गेम है, ठीक है जी। पहले आप सिलेक्शन कहीं पे पा जाते हैं या आपके पास टाइम है, आप बीएड कर रहे हैं, तो आप हम इन सब चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे समझते जाइए, तो आपको टोटल स्टडी मैथमेटिक्स की हो जाती है। फिर आप मैथमेटिक्स का कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।